हेलो स्टूडेंट्स, पीटीआरई सॉल्यूशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स वाले पोर्शन को अपन देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है एक E = 20 sin 50 πt -π/6 वोल्ट। ठीक है ना, मतलब आपको वोल्टेज दिया है वो भी AC, और करंट भी दे रखी है आपको कितनी 10 sin 50 πt π/12 एम्पियर। अब आप जानते हो कि ये पीक वैल्यू होती है और ये भी इसकी पीक वैल्यू होती है, और हमसे इसमें पूछा गया है इम्पीडेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन प्रतिबाधा। तो इम्पीडेंस आपसे पूछा गया है तो आप क्या बोलेंगे, E0/I0 से निकाल लेंगे आप। ठीक है ना, E0 कितना है 20 और ये कितना 10, तो कितना जाएगा ये 2 ओम। ठीक है, इस तरीके से आप इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया क्या कि आपको XC का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाना है। हम जानते हैं कि XC जो होती है वो क्या होता है 1/ωc, और इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2πf/c। तो आप देख सकते हैं कि XC और F के बीच जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इजी था, इस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आपसे बोला कि जो मैग्नेटिक लाइंस है ना, उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर 2 में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप फॉर ए बार मैग्नेट, ये झूठ बोल रहा है भाई साहब। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, जैसे मान लें कि मैंने एक बार मैग्नेट बना दिया, मैंने कहा ये नॉर्थ है, ये क्या है साउथ है, तो आप समझदार हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे शो करते हैं ना, जैसे इनसाइड आप ऐसे बनाते हैं और आउटसाइड आप ऐसे बनाते हैं, ये पूरा का पूरा लूप होता है ऐसे। मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्या बनाती हैं, लूप बनाती हैं, ये पूरा का पूरा लूप ऐसे। ठीक है ना, ये भी ऐसे घूम घूम के आ रही होंगी। मतलब हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो लूप बनाती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस लूप नहीं बनाती हैं। तो इसने सेकंड स्टेटमेंट में ये बात गलत बोली है ना, तो सेकंड अपना सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में बोला है कि आपको एक सोलेनोइड दिया जिसके अंदर उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, देखो लेंथ दे रखी है उसकी 100 सेंटीमीटर। ठीक है सर, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें दे रखे हैं 2000। ओके, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है यहाँ पर 0.5 टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड दिया, और आपसे इसने क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है कितना 4 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। आपसे ने कहा कि जो एंगल है थीटा 30 डिग्री के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ओके, तो इसने बोला कि अगर इसमें सोलेनोइड में करंट पास करवाई जाए 1 एम्पियर अगर आप इसमें करंट पास करवाएंगे तो आपको क्या बताना है, इसमें इस पर टॉर्क बताना है। आपने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, टॉर्क = M×B। ठीक है, हम कह सकते हैं कि सर M यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेंगे किससे, I/N/A, और A क्या होता है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपन M को भी लेते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो M है उसमें आपको I चाहिए, ये रहा, मतलब 1, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अपन। ठीक है ना, आप क्या कहेंगे कि सर I तो हो गया 1, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें 2000। ठीक है, और एरिया जो है वो कितना हो जाएगा इसका πr², तो सॉरी दे ही रखा है अपन को 4 × 10⁻³ ठीक है, तो M यहाँ से निकाल लेंगे, B आपको दे रखा है, तो आप यहाँ से टॉर्क को क्या लिखने वाले हो, टॉर्क को लिखने वाले हो आप MB sin थीटा। M यहाँ से आ चुका है, B आपको दे रखा है, थीटा भी आपको दे रखा है, M और B के बीच एंगल यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेट आप करके देख सकते हैं। नंबर 5 को याद करना है, पैरामैग्नेट के लिए सबस्टांस के लिए जो है जो काई M है, ठीक है ना, वो >0 होता है, और μr जो है वो इसमें >1 ही होता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाला है नंबर 5। नंबर 6 में चलते हैं। नंबर 6 में क्या बोला आपको
कि I इक्वल्स टू आई नॉट साइन पाई बाई 6 इंटू टी। ये आपको एक AC करंट दे रखी है और आपसे बोला कि ये द टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग व्हेन द करंट इन सर्किट बिकम्स इक्वल टू इट्स RMS वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। RMS वैल्यू के बराबर कब आएगी? पहली बार। तो ये किसी भी टी टाइम पर करंट है, तो RMS करंट किस तक लाने के लिए आप इसे क्या लिखेंगे? I नॉट बाई √2 लिखेंगे। और ये क्या है? I नॉट साइन पाई बाई 6। ये समझ गए ना? तो यहाँ पर I नॉट से I नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पाई बाई 6 इंटू टी, ये किसके बराबर आ जाएगा? साइन इनवर्स को ले जाएंगे 1/√2 में, तो 45 डिग्री हो जाएगा। 45 को अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना? तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो टी के लिए कितनी जाएगी? 3/2 सेकेंड, बोले तो 1.5 सेकेंड। ठीक है, ऐसा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 में। नंबर 6 जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दे रखा है इसने? सॉरी, ये नंबर 6 ही था। अब चलते हैं नंबर 7 में। नंबर 7 में क्या दे रखा है आपको? एक ऐसे सर्किट बना के दिया, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा के दे रखा है और यहाँ पर एक AC सोर्स लगा रखा है। ठीक है भाई, 25 वोल्ट पे और 60 हर्ट्ज के ऊपर। आपको कैपेसिटेंस वगैरह की वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, ये 20 वोल्ट दे रखा है। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू फेजर, अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं तो आप वहां से इसको समझ सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि इधर की तरफ मैंने शो कर दिया किसको? वोल्टेज को या करंट को, करंट मान लो, इसमें इधर करंट शो कर दिया, तो आपको पता है कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में, अगर मैं रेजिस्टेंस में बात करूंगा तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, तो अगर ये करंट को शो किया हुआ है तो ये वोल्टेज रेजिस्टेंस के अंदर इधर ही रहेगा। और कैपेसिटर में बात करेंगे तो कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज रहेगा वो ऐसे रहेगा पीछे। ठीक है, आप कहेंगे सर ये VC को रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों का जो नेट आएगा, मतलब इन दोनों का जो नेट आने वाला है वो किधर की तरफ आएगा? कुछ ऐसे। इन दोनों का नेट अपन बना दे अगर, तो मैं आपसे कहूँ कि ये इनका नेट है। ठीक है, जो किसको बताएगा यहाँ पर? ये 25 वोल्ट को। तो आप कह सकते हैं सर ये 25 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपने यहाँ पर जो VR है वो दे रखा है 20 वोल्ट। VR कितना दे रखा है? 20 वोल्ट। आपको पता है कि आप नेट को ऐसे लिख सकते हो सर, यहाँ पर VR स्क्वायर VC स्क्वायर इक्वल्स टू V नेट, या इसका मैं रूट कर दूँ। समझ गए? क्या VR आपको दे रखा है? हाँ, 20 का स्क्वायर। क्या VC हमको पता है? जी नहीं, VC तो पता करना था। क्या ये V पता है हमको? 25, इसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो VC आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये 625 माइनस ये आ जाएगा आपका 400, तो ये जाएगा 225। ठीक है ना? तो VC की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 15 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए 8 में क्या बोला है? ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, फिर ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर। एक बात आप नोटिस करें कि इसको आपको रेजोनेंट कंडीशन में इसने दे रखा है। तो रेजोनेंट कंडीशन में क्या होता है कि जैसे देखो VL और VC एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आपको अच्छे से पता है। इधर की तरफ होता है VR और हम करंट इधर शो करते हैं। करंट और वोल्टेज सेम रहता है, सेम फेज में होते हैं। किसमें? रेजिस्टेंस के ऊपर। हम जानते हैं बात। तो आप समझे बात को कि रेजोनेंट कंडीशन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे वोल्टेज, तो इनका वोल्टेज आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस पर जो वोल्टेज बचा वो इसके बराबर आ जाएगा भाई, जो इस पे वोल्टेज है वो इसके बराबर आएगा। और आप ध्यान से देखें V5 को और V1 को, इस पर वोल्टेज V1 है और इस पे V5 शो किया हुआ है। डायग्राम में आप समझ सकते हैं, देखो कहाँ पर इसने वोल्टमीटर को लगा रखा है। इसका मतलब आप कहेंगे कि V1 और V5 की जो रीडिंग है वो आपस में बराबर आने वाली है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरेटिकल है कि आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सच दैट दे आर। हमको पता है कि इन सेम फेज में रहते हैं वो, ठीक है ना, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं नंबर 10 में। 10 में क्या बोला है? एक इंडक्टर दिया, देखो ध्यान से, एक इंडक्टर दे रखा है और
एक कैपेसिटर दे रखा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हम सबको पता है। ये एलसी ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। आपसे इसने बोला है कि जब एलसी ऑसिलेशन चल रहा है और कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना है, क्यू नॉट। मैक्सिमम चार्ज मान लेते हो फुल चार्ज किया, इसमें कोई चार्ज, उसमें कोई एनर्जी नहीं थी, फिर इसकी एनर्जी इसमें जाएगी, इसकी इसमें आएगी, ऐसा ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है ना, जिसको अपन एलसी ऑसिलेशन कहते हैं। इसने एक बात बोली, द करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट निकालिए जब 50% एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और 50% क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी जो है आप इसको में देखने को मिल रही है। तो आप ऐसी कंडीशन में एक बात समझे, टोटल एनर्जी कितनी है, इतनी है कि नहीं है, इसका 50% कर दो तो मतलब 1/2, वो किसके बराबर कर दो, हाफ एल आई स्क्वायर के, उस टाइम आपको करंट मिल जाएगी। मतलब आप इसमें क्या करेंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2LC, और अपन को आई स्क्वायर मिलाइए तो आई की वैल्यू कितनी मिलेगी, क्यू नॉट अपॉन √2LC, इतनी अपन को करंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, 4th सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 को देखो ध्यान से, आपसे क्या बोला गया 11th में, 11th में दे रखा है आपको रेडियस, कितनी दे रखी है, 1.2 अपॉन पाई मीटर, इतनी कोई रेडियस है। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे रखा है, बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या, 3i कैप प्लस 2j कैप और 4k कैप, इतना आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। आपसे बोला कि फ्लक्स कितना जाएगा किसी लूप से जिसकी रेडियस उतनी है, तो आप क्या कहेंगे, BA cos थीटा cos 0 1 हो जाएगा। या ये काम करो, इसको वेक्टर फॉर्म में कर लो, B डॉट A कर लो, ठीक है ना। B आपको पता ही है, A को आप एरिया, अब देखो एरिया देखो इसमें कैसे दे रखा होगा, इसमें बोला है कि जो रिंग है ना, जो लूप है वो XY प्लेन में है, तो आप समझदार है, XY प्लेन में आप क्या कहेंगे, माइनस k कैप कह ले एरिया वेक्टर को, तो क्या मैं ऐसे कह दूं, एरिया वेक्टर जो आएगा वो आएगा पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर या तो प्लस का k कैप होगा या माइनस का k कैप होगा, मतलब k के साथ ही उसका डॉट करना है, बाकी के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो B और A को आप करेंगे तो एरिया वाला निकाल लो आप, पाई R कितना है, 1.2 अपॉन में पाई इसका स्क्वायर, ये रूट में दिया है, सॉरी ये रूट में है, तो यहाँ पर ये इसमें रूट चलेगा, तो यह जाएगा यहाँ पे 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप समझदार हैं, एरिया वेक्टर का अगर मैं एरिया वेक्टर कहूँगा तो ये तो प्लस का k कैप या माइनस का k कैप, ठीक है। तो आप जब इसके साथ डॉट करेंगे B और A का, तो इसमें ये दोनों टर्म्स तो काम आएंगे ही नहीं, इसके साथ डॉट होएगा, तो B इंटू A करोगे तो 4 इंटू एरिया, और एरिया कितना आ रहा है यहाँ पर 1.2 का स्क्वायर, ठीक है ना। हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 5.76 वेबर आ जाएगी, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका इसके साथ डॉट कर दिया एरिया वेक्टर के साथ में, सिंपली, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए 12 में क्या बोल रखा है कि एक आपके पास गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 30 ओम है, चलो लिख देते हैं अपन पहले, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 30 ओम हो गया, ओके। आपसे बोला गया कि इसमें जो करंट है वो दे रखी है आपको कितनी, वो दे रखी है 1 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर की करंट देखिए, इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोला है, तो 1 मिली एम्पियर जो है वो गैल्वेनोमीटर की करंट हो गई। आपसे बोला कि इसे वोल्टमीटर बना रहा है 1 वोल्ट वाला। देखो वोल्टमीटर में अपन क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाते हैं रेजिस्टेंस R, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये पूरी रीडिंग 1 वोल्ट के, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 वोल्ट दे सके। तो आप क्या कहेंगे कि सर देखो इसमें जो करंट है वो आपको पता ही है, IG करंट आपने इसको लिखे रखा है, तो आप इसमें क्या ले सकते हैं कि इन दोनों रेजिस्टेंस को एक कर लो, पहले क्या बन जाएगा G प्लस R। ये काम करो, इसको G मत लिखो, इसमें RG लिख दिया ना हमने, तो इसको अपन RG लिख सकते हैं। देखो ये सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका रेजिस्टेंस कितना है, RG है ना, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RG प्लस R इंटू IG, वो क्या बताएगा, वो V को बताएगा। हमको RG की वैल्यू दे रखी है कितनी, 30, R की वैल्यू हमसे पूछी है, और IG कितना दिया है इसने, 10 की पावर -3, और ये 1 हो गया। तो R की वैल्यू अगर आपसे निकालेंगे तो देखो इधर ले जाओगे तो 1000 ये हो गया, इधर लाओगे तो इसको और -30, तो ये कितना जाएगा
970 ओम, इतनी आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं 13th में। 13th में देखो लूप की डायरेक्शंस आपको दे रखी है। तो आपको एक बात अच्छे से पता है कि जैसे एम्पियर लूप ऐसे है और इसकी डायरेक्शन अगर आपको ऐसे दे रखी होती, तो अगर इसमें कोई करंट ऐसे, ये मान लो वायर है, इसमें क्रॉस करंट जा रही है, तो लूप की डायरेक्शन अपन फिंगर से ऐसे घुमाएंगे तो थंब जो दिखाएगा वो पॉजिटिव करंट मानते हैं अपन उसमें। मतलब जो अपन लिखते हैं ना एम्पियर लूप, बी डॉट डी एल क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई इनसाइड या इनक्लोज इसके अंदर। तो करंट ऐसे है और आपने लूप जैसे बना रखा है, उसको अगर ऐसे घुमाओगे फिंगर्स को तो इनसाइड आ रहा है, इसका मतलब उस करंट को आप प्लस लेंगे। मान लो कि इसमें अगर मैं डॉट बना देता, इसको मैं I1 कहता, इसको मैं क्या कहता, I2 कहता, तो I1 को तो मैं क्या लेता, प्लस लेता, लेकिन I2 को मैं क्या लेता, माइनस लेता। ठीक है ना। तो ऐसे ही इसमें ध्यान से देखो, डॉट आई दिखा रखा है एक में, है ना, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसमें हम ऐसे कर लेते हैं, ध्यान देना, जैसे इसमें इसने ऐसे बना के दे रखा है, तो आप कहेंगे सर देखो इसमें ऐसे है, यहाँ पे डॉट में आपने करंट शो कर रखी आई, इसका मतलब करंट बाहर की तरफ अपने वायर बना रखा है, उसमें बाहर की तरफ करंट है, लेकिन लूप की डायरेक्शन में उंगली घुमाएंगे, फिंगर्स घुमाएंगे तो अंदर की तरफ आएगा। इसका मतलब ये जो करंट है उसको आप नेगेटिव शो करेंगे। इसमें बात करें तो यहाँ पर आपने क्रॉस बना रखा है सर, ये इनसाइड करंट है, लेकिन यहाँ पे लूप ऐसे डायरेक्शन के साथ में, तो आप इसमें फिंगर्स घुमाओगे ऐसे, ठीक है ना, तो थंब किधर आएगा, बाहर की तरफ, तो ये तो अंदर की तरफ है, ये भी करंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आप जब टोटल लिखेंगे ना बी डॉट डी एल, ऐसे बी डॉट डी एल को आप म्यू नॉट आई यहाँ पर टोटल लिखेंगे तो माइनस आई और माइनस आई लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, -2 म्यू नॉट आई बन जाएगा। और ये हमसे पूछा गया था। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लूप की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाकर हम पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करते हैं करंट के लिए। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे 14th में। 14th जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रखा है, 14th में आपको दे रखा है ऐसा एक डायग्राम, देखिए समझे कि आपको इसने एक डायग्राम दिया है कुछ ऐसा, और इसमें करंट भी शो कर रखी है। देखो यहाँ पर इधर से करंट आ रही है, इधर से करंट आ रही है, इधर से करंट, और इधर से यहाँ से करंट आ रही है 2 एम्पियर। ठीक है, इधर से कितनी करंट आ रही है 3 एम्पियर, और इधर से कितनी आ रही है 5 एम्पियर करंट, और इसमें करंट पूछी है। तो मान लेते हैं कि इधर से करंट तो 3 एम्पियर आई, इधर से 5 एम्पियर करंट आ गई, तो फॉर एग्जांपल इसमें कितनी चली गई, मान लेते हैं आई करंट चली गई, आई डैश मान लेते हैं, आई डैश इसमें गई, तो आई डैश और 3 मिलके क्या हो जाएगा इधर की तरफ 3 प्लस आई डैश। क्यों, क्योंकि एक नोड पॉइंट पर आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट होती है नोड पॉइंट्स पे। ठीक है ना, इसमें 5 में से आई डैश चलेगी तो कितनी आ जाएगी 5 माइनस आई डैश करंट इधर आ जाएगी। इसको अब देखो इधर देखना, इस पॉइंट पर आने वाली करंट ये और ये भी है, तो दोनों को मिला के इधर कितनी भेजोगे आप 5 प्लस आई डैश भेजोगे। अब इसको और इसको मिला दो, इन दोनों करंट्स को मिलाओगे तो ये आई के बराबर आएगा, तो 5 प्लस आई डैश और 5 माइनस आई डैश, इनको ही आई डैश कट जाएगा, कितना जाएगा ये 10 एम्पियर करंट आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 10 एम्पियर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 15th में। देखो 15th में क्या बोला आपसे, 15th में एक सर्किट दिया है कुछ ऐसे, ये रेजिस्टेंस हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये एक सेल बना दिया, एक सेल ये रहा, ओके, और इस तरीके से इसको जोड़ रखा है। आपसे बोला गया कि ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं इसमें ये रेजिस्टेंस जो है वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर थ्योरम होती है, उस मैक्सिमम पावर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस जब आउटर रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है तब उसमें आप मैक्सिमम पावर देख सकते हैं उस टाइम पर। तो आप क्या कहेंगे कि सर इसको आप ऐसे बना लो फिर सही रहेगा, ये आर तो है ही वेरिएबल, तो इसको आप एक सेल बना लो, कितने का बन जाएगा ये, ऐसे इसे ई और ई है तो इसे 2e का, यहाँ पर 2e आ जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। अब इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2R और ये आउटर कितना है R, तो मैक्सिमम पावर थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कह पाएंगे कि R इक्वल्स टू 2R बन जाएगा। इस टाइम इसमें मैक्सिमम पावर जनरेट हो रही होगी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता डायरेक्टली तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे करंट निकालो, करंट निकाल के इसमें पावर निकाल लो, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू R से। पावर को फिर आप मैक्सिमम मिनिमा का लॉजिक लगा के डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, आपको ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ डायरेक्टली ये मिल जाएगा, और इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नंबर 16th में। 16 जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, आपको एक सर्किट दिया है और आपसे बोला है कि आई की वैल्यू बतानी है टाइम 0 पर।
देखो कैपेसिटर जो होता है इनिशियली जब डिस्चार्ज रहता है तो एज ए कंडक्टर की तरह आप उसको ट्रीट करवा सकते हैं। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो सर्किट बना रखा है उसमें जो कैपेसिटर वाला पोर्शन देखना मैं कैसे बनाता हूँ। ये हो गया रेजिस्टेंस हो गया, ओके। आप इसमें ये डायरेक्ट बना दीजिए ऐसा, ठीक है। टाइम 0 पर आप कैपेसिटर का बिहेवियर कुछ ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर था, उसको मैंने सिंगल ऐसे वायर की तरह मतलब, ठीक है, उसमें 0 चार्ज है ना इनिशियली। तो आप एक बात समझे कि ये जो रेजिस्टेंस है क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। देखो तो आप कहेंगे हाँ सर ये शॉर्ट सर्किट हो चुका। तो अब ये दोनों पैरेलल में बचे, आर और आर क्या हो जाएगा, R/2, और ये किस में आ जाएगा, इनके सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इनका, 3R/2, ठीक है। और आपको ये सेल दे रखा है E वोल्ट का। तो आप क्या कहेंगे कि सर जो करंट बहेगी, ये वाली करंट जो बहेगी, ये वाली करंट I, उसको आप क्या बोलेंगे, E/3R/2 बोलेंगे। तो I की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, 2E/3R मिल जाएगी। इस तरीके से आप इसमें इस करंट को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 17 में। देखो 17 में क्या बोला है, 17 में बोला है कि एक मीटर ब्रिज है। आप मीटर ब्रिज जानते होंगे, कुछ ऐसा सेटअप होता है, ठीक है। ये कंडक्टिंग, एक ऐसे और एक ऐसे, ये हमने मीटर ब्रिज बना दिया, ठीक है भाई। और हमने क्या किया, यहाँ पर एक वायर लगा दिया यहाँ से यहाँ तक। ये इसमें एक गैप में अननोन और एक में नॉन रेजिस्टेंस लगाया जाता है, हम जानते हैं अच्छे से। मैं इसको मान लेता हूँ R1, इसको मान लेता हूँ मैं R2। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा के ऐसे जोकी के साथ सेटअप इसको तैयार किया जाता है। अब इसने आपसे एक बात कही क्या, कि जब हम इसको ऐसे सेटअप बना के रखते हैं तो 10 सेंटीमीटर हमको, देखो इन द एक्सपेरिमेंट द मीटर ब्रिज इन नल पॉइंट्स इज ऑब्टेन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट। यहाँ से 10 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे समझो आप कि आपने कहीं इसको बैलेंस कर रखा था, वो यहाँ पर कहीं 10 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा था, ठीक है। तो ये पूरा अगर 100 सेंटीमीटर का वायर है तो ये कितना बचा है, एक तरफ 90 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि बैलेंस जब करते हैं, बैलेंस कंडीशन में ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, ठीक है ना। तो R1/90 इक्वल्स टू R2 अपॉन में 10, ये से कटेगा। तो R1 R2 में एक रिलेशन आ गया क्या, R1 जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 9R2, एक रिलेशन ही आ गया। अब और पढ़ते हैं आगे। इसने बोला कि जब आप इसमें जो नॉन रेजिस्टेंस है लेफ्ट वाले में, मतलब इसको नॉन बोला इसने, इसको आप हाफ कर दे रहे हो। जब इसको हाफ कर दोगे मतलब R1/2 कर दोगे, तब ये कितना शिफ्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे मान लो कि आपने इसको यहाँ पे न्यू पोजीशन, ओल्ड थी और आपने इसको क्या कर दिया, न्यू पोजीशन पे ला दिया, ठीक है। कितना शिफ्ट हो जाएगा, इतना, वो अपन निकालना चाहते हैं। तो इस नई लेंथ को क्या मान लो, अब इसको इधर वाली को इसने बोल रखा है क्या कि नहीं, इसके बारे में दिया नहीं, मान लेते हैं कि ये अपने कह दिया कि x है। तो इधर वाले क्या आ जाएगी, 100 - x हो जाएगी ना। हाँ सर, तो दोबारा से बैलेंस कर दो, R1/2 अपॉन x और R2 अपॉन 100 - x। लेकिन इस बारे में R1 R2 में रिलेशन पता है, तो हम R1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। R1 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 9R2 अपॉन में 2x, और यहाँ पर R2 अपॉन 100 - x। R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 900 - 9x, और ये हो जाएगा 2x। इधर लाओगे तो 11x 900 आपको मिलेगा। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 900/11, इतना सेंटीमीटर ये x की वैल्यू आई है। लेकिन हमको x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमको तो ये वैल्यू चाहिए थी, ये वैल्यू। तो आप क्या कहेंगे कि सर इस पूरी लेंथ में से 90 सेंटीमीटर में से 90 सेंटीमीटर में से आप x कम कर दो, ये हमारा आंसर होगा जो हम चाहते हैं, ठीक है। इसमें अपन जो चाहते हैं वो 90 - x चाहते हैं। हमसे कितना शिफ्ट होगा ये पूछा गया है, देखो ध्यान से पढ़ो, कितना ये डिस्प्लेस हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 8.2 सेंटीमीटर यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 18 में। में क्या बोला है कि देखो एक वायर है, उसको आपने V0 से
कंबाइन कर रखा है, मतलब सॉरी वी नॉट उसमें अपवहन वेग है जिसको अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे भाई एक कंडक्टिंग वायर होता है ना, उसके अंदर अपन उसको सेल वेल से जोड़ते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपन मानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो चल रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि सर आपने एक रिलेशन, देखो इसमें I इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये रिलेशन को अप्लाई करना है, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब आपसे इसने बोला है कि इसको वायर को खींच कर इसकी लेंथ 4 गुना कर देते हो। देखो एक बात आप समझे, I को आप V/R भी लिखते हो, एन ई ए वी डी, ये आप जानते हैं अच्छे से, और R को आप क्या ले सकते हो, रो एल अपॉन ए, तो ए ऊपर चला जाएगा, ये पोटेंशियल है भाई, एन ई ए वी डी। ऐसा कोई सेटअप आपने तैयार कर लिया। अब एक बात समझो, आप जब लेंथ को बढ़ाकर 4 गुना कर देंगे तो एरिया पे फर्क पड़ेगा, एरिया पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन इधर भी एरिया है और इधर भी एरिया आपस में कट जाएंगे। तो फिर इसकी कैलकुलेशन में आपको v को चेंज करना नहीं है, n चेंज करना नहीं है, e चेंज करना नहीं है, लेंथ को आप 4 गुना कर दोगे और जो रो है उसको आप चेंज करोगे नहीं, ठीक है। तो आपसे देखो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, देखो इसमें आपसे बोला है कि जब आप इसकी लेंथ बढ़ाकर 4 गुना कर देंगे इसको खींच कर ऐसे, तो आप नया ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए। तो देखो ये क्या था, पोटेंशियल इसने चेंज किया नहीं है, वो का वो लगा रखा है, एन चेंज होगा नहीं, ई चेंज होगा नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ से VD1 अपॉन VD2, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 और 2 का जो रेशियो आएगा ना पहले का और बाद का, वो लेंथ के हिसाब से क्या आएगा, बाद का अपॉन पहले का, ठीक है। अब आप कहेंगे सर पहले की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने V नोट दे रखी है, बाद की आपने पूछी है, बाद की लेंथ 4L1 हो गई और पहले की L1 थी, तो इसे कट जाएगा, तो यहाँ से जो VD2 जो है वो आपको कितना मिलेगा, V नोट बाई 4, ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नंबर 19 में। देखिए 19 जो है उसमें आपसे क्या बोला कि एक करंट आपको दे रखी है I इक्वल टू 2 + 3t², ये करंट दे रखी है, और आपसे बोला गया कि 0 से लेके 2 सेकंड तक, 0 से लेके 2 सेकंड तक आपको बताना है कि कितना चार्ज उसमें फ्लो कर जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, हम जानते हैं कि I इक्वल टू dq/dt होता है, ये हो जाएगा 2 + 3t², dt को उधर ले आओगे तो dq इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2 + 3t² और dt, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके q तक, तो यहाँ क्या जाएगा, q इक्वल टू ये बन जाएगा 2t + 3t⁻3/3, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आप चाहते हैं, 0 से लेके 2 तक, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप इसमें पुट करके आप देख सकते हैं, 12 कूलम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 जो है उसमें क्या दे रखा है आपको, 20 में कोई सर्किट दे रखा है और आपसे बोला कि जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग क्या होगी, पाठ्यांक क्या होगा। तो आप बात को समझे कि जैसे ये सेल, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये दूसरा सेल, और ये रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखा है, ये आपको 2 ओम दे रखा है, ठीक है ना भाई, ये 5 वोल्ट और ये 20 वोल्ट, 2 ओम यहाँ पर आपने लगा रखा है। आपसे इसने बोला कि वोल्ट मीटर का रीडिंग बताना है। वोल्ट मीटर आप बाद में देखो, पहली बात तो वोल्ट मीटर के बारे में कुछ ना दे तो इसको हम आइडियल कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब आइडियल वोल्ट मीटर है तो आप इसमें समझते हैं कि इसके बीच का पोटेंशियल चाहिए आपको, कहाँ का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पहले आप इस पूरे लूप में करंट निकाल लो। अब आपको पता है कि ये 5 के 20 के, तो नेट इन दोनों कितना बन जाएगा, 15। तो I इक्वल टू V/R, तो V हो जाएगा 15 और R कितना है पूरे लूप में, इसमें 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 एम्पियर करंट आपकी इसमें बहने लग जाएगी। करंट है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट आपको पता है, तो आप यहाँ पर A से B तक आप जा सकते हैं आराम से। A से B तक जाएंगे, आपको पता है कि करंट इस पूरे लूप में ऐसे बह रही होगी, बड़ी बैटरी है ना, तो करंट पूरे में ऐसे बह रही होगी। तो आप A से चलना शुरू कर रहे हो, अब देखो A से चलना शुरू करोगे तो फिर इधर आओगे तो प्लस का 5, फिर ये प्लस और ये माइनस है,
तो यहाँ पर ड्रॉप कितने का, सॉरी कितने गेन हो जाएगा, आपको वोल्टेज कितना गेन मिलेगा आगे, तो ये मिलेगा सर करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, यहाँ पर आ गए और हमको बी तक ही आना था तो बी इक्वल टू में लिख दिया मैंने। तो आप क्या कहेंगे सर, आप हमसे वी ए माइनस वी बी चाहते हो, वो माइनस का 8 वोल्ट, या फिर मैम वी बी माइनस वी ए लिख दूँ, मतलब हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, और वो क्या आ जाएगा 8 वोल्ट आ जाएगा। वी बी माइनस वी आपको 8 वोल्ट मिलेगा, वी ए माइनस वी बी आपको माइनस 8 वोल्ट मिलेगा। तो आपको ये वोल्ट मीटर है वो रीडिंग क्या देगा, 8 वोल्ट देगा, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन 8 वोल्ट। ठीक है, 21 जो है वो टेबल पर बेस्ड रहता है, कार्बन की जो टेबल है, तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं, ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार करवाया जाता है, तो ये बहुत इजी है। 21 आप खुद कर सकते हैं। 22 पे चलते हैं। 22 जो है उसमें देखिए एक सर्किट दे रखा है ऐसा कुछ, ये और ये, देखिए यहां से कितनी करंट आ रही है, 2 एम्पियर करंट आ रही है सर। 3 ओम ये हो गया, 3 ओम ये हो गया, और 1 ओम ये हो गया, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और ये भी, ये 1 ओम है। ध्यान से देखो इस रास्ते में रेजिस्टेंस बराबर है, 3 और 3 6 और 1 7, ये भी इधर 7 इधर भी 7 है, तो करंट बराबर टूटेगी दोनों में, इसमें 1 एम्पियर जाएगी, इसमें भी करंट 1 एम्पियर जाएगी। लेकिन आपसे क्या पूछा गया कि पी और क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। पी पॉइंट मेरे हिसाब से यहाँ पर दे रखा है और क्यू पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, तो आप आराम से पी से चलते हुए क्यू पर आ जाओ। देखो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, और यहाँ पर ये प्लस माइनस, देखो पी से चलना शुरू करो, वी पी ऐसे गए, यहाँ पर क्या आएगा -3 इंटू करंट कितनी 1, आगे गए, फिर आप ड्रॉप देखोगे 1 इंटू 1 का, फिर ऐसे आ जाओ, यहाँ पर क्या देखोगे करंट इधर से आ रही है ना, तो ये प्लस, तो प्लस का साइन लोगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, कहाँ पहुँच गए क्यू पर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे वी पी माइनस वी क्यू जो है वो आपको 1 वोल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 वोल्ट। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, नंबर 23। देखिए 23 में क्या दिया आपको, 23 में बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, जैसे समझो कि आपने एक सर्कुलर पाथ ऐसे बना रखा है और आपने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को घुमा दिया, ये सेंटर हो गया, मान लेते कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे v स्पीड से इसमें घूम रहा था गोल गोल। तो आपसे इसमें बोला कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो आपको बताना है। एक बात समझे, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो आप करंट ऐसे अप्रोच कर सकते हैं I, और I को आप लिख सकते हैं क्या E/T, एक फिक्स टाइम बाद ही अपने आप को रिपीट करता रहेगा, जिसको आप लिख सकते हैं 2π/ω_v, तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, तो करंट आप ऐसे अप्रोच करेंगे इसमें। अब आपसे इसने मैग्नेटिक मोमेंटम पूछा है, याद करो आप किसी लूप पे करंट बहाते हो और उसमें आप क्या लिखते हो मैग्नेटिक मोमेंटम को I/N/A, लूप आप A कंसिडर करेंगे, I की वैल्यू क्या हो जाएगी EW/2π, ठीक है ना, और एरिया क्या आ जाएगा इसका πr², एरिया क्या आ जाएगा इसका πr², r इसने स्मॉल दिया है, इसने r क्या दे रखा है स्मॉल, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा E⍵r²/2, E⍵r²/2। यहाँ पर आप इसमें ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 जो है उसमें आपको एक चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पर इसमें देख पा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो एंटर कर रहा है। समझो बात को कि ऐसे मान लीजिए इसके अंदर आपने एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है क्रॉस क्रॉस, मतलब इनसाइड द बोर्ड। आप कहेंगे सर इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है थीटा एंगल पर, हम भी देख पा रहे हैं, लेकिन इसने एक बात बोले कि इसका जो टोटल डिफ्लेक्शन है ना, जो टोटल डेविएशन है इसका वो 180 होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए आप कॉमन सेंस लगाएं, जब आप इसको ऐसे भेजते चार्ज को तो आपको पता है कि इसमें जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है QV×B, QV×B, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। अब आप देखें V×B से डायरेक्शन मिलती है उस फोर्स की, तो आप इसमें समझदार है कि राइट हैंड से हम देखेंगे तो V ऐसे है और B इन साइड हम ऊपर आएगा, तो ये फोर्स ऊपर लगेगा।
तो ये ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा ऐसे। लेकिन आपको पूरा 180 का डेविएशन लाना है, तो सोचा ऐसे निकल के ऐसे निकल जाए, दिमाग लगाइए, ऐसे घूम के ऐसे निकल जाए, तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर ये 180 का डेविएशन आ गया पूरा का पूरा इसमें, और इधर पूरा बन गया हाफ सर्किल, ये सर्किल बनता है यहाँ पर। तो देखो ऐसे आया था और ऐसे बाहर निकल गया, इसका मतलब इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया, 180 डिग्री घूम गए ये। तो आपसे मैं ये वाला एंगल पूछूंगी, ये एंगल बताओ कितना है, तो आप क्या बोलेंगे 90 डिग्री आंसर आ जाएगा सर। तो आपसे इसने ये बोला है, इसने डायग्राम में तिरछा दिखा रखा है, लेकिन पूछा क्या है उसके हिसाब से अपन इसका आंसर देंगे। तो थीटा की वैल्यू जब आप 90 सेट कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, तब आपको ऐसा केस देखने को मिलेगा, और उसमें डेविएशन आपको 180 डिग्री का मिलेगा। ठीक है भाई, ये हो गया 24। अब चलते हैं आगे 25 में। 25 जो है उसमें आपसे क्या बोल रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको आपने एक्स और वाई के अंदर भेजना है, लेकिन वहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे रखा है। ठीक है सर, ये हमने एक्स वाई बना दिए, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे यहां पर जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, हम जानते हैं अच्छे से, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इसने दे रखी है v0, देखिए, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है यहाँ पर b, ये x है ये y है। तो हम इस फोर्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, F = q v क्रॉस b। ये फॉर्मूला हमको पहले से पता है कि चार्ज जो मूव करता है उस पर फोर्स लगेगा इतना, v क्रॉस b से इसकी डायरेक्शन निकालते हैं अपन। तो v किधर है ऐसे, और b किधर है अंदर, तो v क्रॉस b करेंगे थंब किधर आएगा ऊपर, लेकिन ये क्या है नेगेटिव, तो ऊपर नहीं नीचे फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा आगे, ना कि ऊपर जाएगा, नेगेटिव है ना भाई। तो आप कहेंगे हाँ सर ये नीचे की तरफ आएगा, इसका मतलब इसमें जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, <0 हो जाएगी, मतलब नेगेटिव, y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, नीचे की तरफ जाएगा ये। और इसकी वेलोसिटी जो है बाद की वो v0 ही रहने वाली है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, वो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है ना ये इसकी वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो आप कहेंगे सर हाँ वो इसकी डायरेक्शन तो बदल देगा, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है v0 जो पहले था वो भी अभी भी इतना ही रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 26 में। 26 जो है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसने दो वायर दे रखे हैं, एक वायर ऐसे है और एक वायर ऐसे है। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर इसमें हम करंट फ्लो करेंगे I, तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो हमको क्रॉस मिलेगा, और उधर क्या मिलेगा, डॉट। क्रॉस मतलब इनसाइड द बोर्ड। ठीक है सर, अब इसमें करंट इसने ऐसे दे रखी है, तो हम अगर वायर से दूर जाते हैं, इस वायर का फील्ड है ये पूरा, इससे हम दूर जाएंगे तो हमको जो B है मैग्नेटिक फील्ड है वो कम मिलता जाएगा लगातार, ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ पर इसके अगर मैं छोटे छोटे टुकड़े बनाऊं, जैसे ये टुकड़ा बना दिया, एक ये ले लिया, एक ये, ऐसे बहुत से टुकड़े ले लूँ इसके ऊपर में, तो इस टुकड़े पे ज़्यादा फील्ड लग रहा है, इस पे कम, इस पे कम, इस पे कम, तो लगातार इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे टुकड़े माने, तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये ले लिया, ये,
ऐसे अगर छोटे टुकड़े देखें तो आपको पता है कि इधर जाने पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घट रहा है, कम होता जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=I L×B। तो आपको अच्छे से पता है कि हम देखते हैं कि ज़्यादा बी रहेगा तो ज़्यादा फोर्स मिलेगा आपको। तो इस पर फोर्स आपको ऐसे मिलता जाएगा, देखिए इस पर ज़्यादा, इतने से पार्ट पर ज़्यादा फोर्स, इस पर थोड़ा कम, ठीक है भाई, इस पर और कम। आप कहेंगे इस पर थोड़ा और कम मिलेगा सर, इस पर थोड़ा और कम मिलेगा, इस पर और भी कम, फिर कम, ऐसे मतलब लगातार कम होता जाएगा ये फोर्स, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सर हाँ ये नेट फोर्स इस पर है और नेट टॉर्क भी है, ये ऐसे घूमेगा भी, ऐसे ऐसे घूम जाएगा। मतलब आप इसमें कह पाएंगे कि सर इसमें हमसे अल्फ़ा और ए दोनों के बारे में पूछा है, तो दोनों ही नॉन जीरो रहेंगे। ए भी रहेगा, ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, और अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण जिसको कह रहे हैं अपन, ये भी नॉन जीरो रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं 27 पे। 27 बोला कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो आप रेजिस्टेंस का उल्टा कर दे, ठीक है, उसका आपको डायमेंशन पूछा है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि सर 27 में हमसे इसने, हम आर को जानते हैं ना, आर को या तो रो एल अपॉन ए से कर लो, ठीक है, या फिर V=IR में जो अपन लिखते हैं कि आर को अपन V/I भी लिख देते हैं। लेकिन हमसे इसने कंडक्टेंस बोला है G, तो 1/R, इससे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इसकी डायमेंशन निकालना इजी है, यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है, रेजिस्टेंस का उल्टा कर देना। अब आगे बढ़ते हैं 28 में। 28 में आपसे क्या बोला गया है कि एक सेल है, उसको अपने 2 ओम के साथ जोड़ दिया, बाह्य रेजिस्टेंस मतलब, और वो करंट दे रहा है वहाँ पर 2 एम्पियर। देखो समझो कौन सा है 28। देखिए आप एक सेल, जिसमें मान लो कि आप ये सेल ले लिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया आपने स्मॉल r, उसका ईएमएफ ले लिया आपने E, और आपने जोड़ दिया इसको किसके साथ में, एक बाह्य रेजिस्टेंस 2 ओम के साथ। तो इसमें जो करंट वो दिखा रखा है कितना, इसने बोला करंट की वैल्यू कितनी है इस टाइम पर, 2 एम्पियर है। तो आप कहेंगे सर देखो करंट जो है उसका आप लिख सकते हैं इसमें E/R+2, और ये आपने कितना दे रखा है सर 2, तो आपने कहा कि इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ऐसे ही इसने कहा कि अगर 2 ओम को हटा के, 2 ओम को हटा के अपन 1 ओम लगा दें इसी सेल के साथ, इसका इंटरनल क्यों चेंज होगा, ये भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, 1 ओम लगा दिया। अब इसमें जो करंट है, इसने बोला कि इस बार जो करंट आप 3 एम्पियर ले, तो आप क्या कहेंगे, इस बार करंट को आई डैश कह लेते हैं, चलो। तो आई डैश कितना जाएगा, E/R+1 बन जाएगा, और ये किसके बराबर कर दो, 3 एम्पियर के। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपस में E भी निकाल सकते हैं और R भी निकाल सकते हैं, स्मॉल r। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ जाएगा और ईएमएफ भी आ जाएगा। ईएमएफ कितना मिलेगा आपको, 6 वोल्ट देखने को मिलेगा। नंबर 29, ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी v इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो समझो बात को, जैसे ग्रेविटी होती है, कौन सा है 29। अब आपसे मैं कहूँ कि जैसे ग्रेविटी है नीचे की तरफ जी, आप इसमें देखते हैं कि ग्रेविटी ऐसे लग रही है डाउनवर्ड, और आप एक बॉल को अगर ऐसे फेंकते हैं, मान लेते हैं कि आपने ऐसे बॉल को फेंका ऐसे, तो ये बॉल ऐसे ही गिरती है ना, और ये मोशन कैसे होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, आप इसके परपेंडिकुलर फेंकते हैं। तो सेम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, आप यहाँ पर जो क्या ले रखा है जी, इसकी जगह आप क्या लिए ई लीजिए। मतलब मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अगर आप एक चार्ज पार्टिकल इसमें परपेंडिकुलर फेंकेंगे, जैसे मान लेते प्लस का Q, तो इस पर एक फोर्स लगेगा पूरे पर, क्या QE, डाउनवर्ड लगेगा। वहाँ पर mg लग रहा था, यहाँ पर QE लग जाएगा। पाथ इसका भी कैसा बनेगा, वही पैराबोलिक ही बनेगा। तो आप कहेंगे इसमें जो पाथ है वो पैराबोलिक आने वाला है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 में क्या दिया है, देखिए 30 में बोला है कि आप चार्ज लीजिए 4 और 9, 2 चार्ज आपके पास में, और उन दोनों चार्ज को आप एक डिस्टेंस पर रखिए, कितने पर, 20 सेंटीमीटर। ये 4 माइक्रोकुलाम चार्ज है, ये 9 माइक्रोकुलाम चार्ज है, और इनको आप 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखिए। ओके, 20 सेंटीमीटर पे है भाई, बिल्कुल है। आपसे बोला गया कि 1 माइक्रोकुलाम चार्ज को कहाँ रखें कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो एक बात समझो,
मान लेते हैं कि आपका मन किया है कि इसको हम इधर कहीं रखते हैं, इसके इधर या इधर कहीं या मिड में। 3 रीजन है मतलब आपके पास में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आप इसको यहाँ कहीं रखेंगे, मान लेते 1 माइक्रोकूलम का आपने यहाँ रख दिया, तो ये भी इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा, तो नेट जो कभी जीरो आ ही नहीं सकता उसका उधर। तो इधर बात करेंगे, 1 माइक्रोकूलम का आपने यहाँ रख दिया तो ये इसको रिपेल करेगा और वो भी इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ पे भी जीरो नहीं आ सकता, तो मिड में कहीं रखना पड़ेगा सर। तो आपने मान लेते हैं यहाँ कहीं रख दिया और आपने कहा कि ये x है, तो ये कितना आ जाएगा, 20 माइनस एक्स आ जाएगा। समझ गए, कितना जाएगा ये, 20 माइनस एक्स आ जाएगा। आप देखेंगे कि ये 1 माइक्रोकूलम आपने यहाँ रख दिया, तो ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा F1 फोर्स, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं F2 फोर्स। एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए इनका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण जो है वो बराबर होने चाहिए। तो आप कहेंगे सर दोनों फोर्स जो है वो बराबर वैल्यू के होएंगे, तब आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाएगी। F1 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, K Q1 Q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन में 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। K से K कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ रूट कर दीजिए आपको, तो 2 अपॉन एक्स और 3 अपॉन 20 माइनस एक्स। इसको तो ले जाओगे तो 40 माइनस 2x और ये बन जाएगा 3x, तो यहाँ से आ जाएगा 5x। क्या जाएगा यहाँ से, 5x इक्वल्स टू 40, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 8 सेंटीमीटर। x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का मतलब आप समझ गए कि ये x की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम से है, तो भाई इसका आंसर आप क्या बोल पाएंगे, सेकंड इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं 31 में। देखिए 31 में क्या बोला है, 31 में आपसे बोला गया है कि 2 समरूप पेंडुलम है, आइडेंटिकल पेंडुलम आपके पास में, और दोनों के मास इक्वल आप कंसिडर करेंगे, तो ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। देखो मान लेते हैं कि एक पेंडुलम आपने ये ले लिया और एक आपने ये ले लिया, दोनों का आपने ऐसे लटका दिया। बात को समझें, यहाँ पर जब इनको आप लटकाओगे ऐसे, मास तो दोनों के इक्वल हैं, तो ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स लगेगा, इस पर भी mg लगेगा और इस पर भी mg लगेगा। ठीक है भाई, चार्ज दोनों के डिफरेंट है Q1 और Q2, लेकिन चार्ज डिफरेंट होने से क्या हुआ, फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर ही लगेगा ना भाई। इस पे जो फोर्स लगेगा आपस में, जब हम देखें दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, मान लेते हैं इस पे फोर्स लगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस पे भी क्या लगेगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये वैल्यू में तो बराबर ही आएंगे, दोनों के लिए म्यूचुअल हो जाता है ना ये। तो भाई F क्या लिखोगे आप, F लिखोगे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये फोर्स अब Q1 बड़ा हो या Q2 बड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है उससे, दोनों पे बीच से फोर्स लगेगा वो तो इक्वल लगेगा, इसने भी इस पे उतना ही लगाया, उसने भी इस पे इतना ही लगाया। तो आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे कि मास जो बराबर है या मास डिफरेंट है, उसके बेस पर एंगल चेंज होते हैं। यहाँ पर अगर मास ही बराबर आ गए तो ये फोर्स तो बराबर थे ही, तो इनका थीटा भी इनके बराबर होना जरूरी है, ये दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे, θ1 और θ2। मास डिफरेंट होते तो फिर यहाँ पर कहानी थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी। चार्ज डिफरेंट हो उससे इस एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि फोर्स तो बराबर ही लगेगा ना दोनों तरफ से, ये एफ ही और इसके लिए भी एफ ही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से नहीं, ग्रेविटी वाले फोर्स से अपन इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन वो तो आपको पहले ही बराबर कर दिया। तो आप क्या कहेंगे सर, θ1 इक्वल टू θ2 मिलेगा, और टेंशन भी यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, बराबर मिलेगा, T1 इक्वल टू T2। आगे बढ़ते हैं 32 पर। 32 जो क्वेश्चन है उसमें आपको इसने 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए हैं, और आपको एक बात अच्छे से पता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रखा है। अब आपसे कहा जाए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जानते हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है। तो ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस शो किए मैंने। अब एक बात बताइए, इसमें आप समझिए, इस पे क्या दे रखा है, 30 वोल्ट, ये 20 वोल्ट और ये 10 वोल्ट। मान लेते हैं कि आपने इस पे कहा कि पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि VA माइनस VB आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, E इंटू ये डिस्टेंस इनके बीच की आप D1 मान लो, तो ये D1 कह दिया। और ऐसे आप इसके लिए लिखेंगे VB माइनस VC इक्वल्स टू E इंटू D2। ध्यान से देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर है, 30 माइनस 20 10, 20 माइनस 10 10, और E तो बराबर था ही, तो D1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा। इसने T1 T2 बोला तो T1 T2 बराबर आ जाएंगे। ठीक है, मैंने D ले लिया, इसने T ले लिया, अरे ओके, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नंबर 33 पर। 33 जो है उसमें आपसे क्या बोला गया कि जो कैपेसिटर की जो प्लेटें हैं, जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स है, इस पे एक पे चार्ज दे रखा है क्या, Q1 चार्ज, और एक पे चार्ज क्या दे रखा है, Q2, और हमसे बोला गया है कि इनकी प्लेटों के बीच लगने वाला फोर्स। तो हम जानते हैं कि एक प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक प्लेट की वजह से, एक की वजह से, वो क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स जो बनेगा दूसरी प्लेट में वो क्या आएगा, Q इंटू ई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, तो आप क्या कहेंगे, Q2 इसको क्या लिख पाओगे आप, Q1 अपॉन ए और अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या कहेंगे कि Q1 Q2 अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। इतना आपको जो है वो फोर्स देखने को मिलेगा प्लेटों के बीच। ओके, आगे बढ़ते हैं 34 पर। 34 जो है उसमें क्या बोला है, 34 में बोला है कि v आपको दे रखा है, देखो, और v फंक्शन है एक्स वाई जेड का। एक्स वाई हो गया, ये वाई जेड हो गया, और ये हो गया जेड एक्स। आपको फोर्स पूछा है इलेक्ट्रॉन पे, तो आप एक बात समझें, और वो इलेक्ट्रॉन किस पे दिया है, 1,1,1 पे दे रखा है, तो उस पर फोर्स पूछा है। फोर्स के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर क्या होता है, डेल ऑपरेटर इंटू वी। डेल ऑपरेटर का फॉर्मूला आपको सबको पता है, तो ये बन जाएगा वी आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी जे कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है, वो के कैप। ये अपन तीनों कर लेते हैं, ये अलग से निकाल लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखो, इसका मतलब क्या होता है कि x वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट, x वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट मानकर आप इसको डिफरेंशिएट कर दे, तो x वेरिएबल रहेगा और y अगर कांस्टेंट रहेगा तो ये y आ जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा और ये z आ जाएगा। तो यहाँ से तो ये बन गया। अगर आप यहाँ पर ये y वाला निकालेंगे तो y वेरिएबल इस पूरे में और बाकी सब कांस्टेंट है, तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ से x, और यहाँ से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ भाई मैं ना, यहाँ से क्या आ जाएगा z, और इसका कितना आ जाएगा 0, क्योंकि पूरा ही कांस्टेंट हो गया। फिर एक लास्ट बचा क्या, z वाला, तो इसमें z कहीं भी नहीं है, पूरा कांस्टेंट है 0, इसमें z है लेकिन y आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, कि z का तो 1 हो जाएगा, और zx में z का 1 हो जाएगा, तो ये x आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर हमको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, कितना, माइनस, ये कितना जाएगा, देखो y प्लस जेड, और ये किस पे चाहिए, सबकी सब वैल्यू आपको 1,1,1 पे चाहिए, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1। तो पुट करोगे देख कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा ना, ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, मतलब 2 आई कैप 2 जे कैप और 2 के कैप बन जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा। आपको फोर्स चाहिए था, तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और ई आपको पता ही है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस ई, और ये क्या बन जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और 2 के कैप। इतना आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका 34। आगे बढ़ते हैं 35 में। 35 में क्या करना है, देखिए 35 में क्या बोला है कि एक डायपोल है, एक नहीं 2 डायपोल हैं, एक x की तरफ है एक y की तरफ है, और एक पॉइंट a,0 वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखो समझो, या आपने x बनाया, सॉरी y बनाया, या आपने x बनाया। एक डायपोल तो आपका है किस डायरेक्शन में, ऐसे, और एक डायपोल है ऐसे। आप जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो पॉइंट कहीं यहाँ पर है a,0, इस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं a,0 की। आप इसमें कहेंगे कि सर डायपोल मोमेंट इसका भी p है और इसका भी p है, लेकिन इसके लिए एक्सिस पर हो गया और इसके लिए वो इक्वेटोरियल पे हो गया। तो आप कहेंगे सर देखो, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, उसको आप E1 कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू आएगी 2kp/a³, क्योंकि डिस्टेंस a है ये। इसके लिए अपोजिट आता है p का अपोजिट, ये कितना आएगा E2, और E2 का आप क्या बोलेंगे सर, kp/a³। दोनों का नेट, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का आप नेट निकालेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों का जो नेट आएगा वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ये आपका है E1 और ये आपका है E2, और ये क्या आपका E नेट। ई नेट की जो वैल्यु है वो कितनी आ जाएगी, ई नेट की वैल्यू आ जाएगी सर E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर का रूट। तो E1 E2 जो है वो आप पुट करेंगे तो kp/a³ तो कॉमन आ जाएगा ना, ये तो आ गया कॉमन, और अंदर क्या बचा, √5 बचा। ठीक है, लेकिन k की वैल्यू अगर पुट करें 1/4πε0, 1/4πε0, और ये कितना जाएगा यहाँ पर √5 बार, और ये p,
और ये ए क्यूब आल्सो। तो इसका आंसर जो है आपको इतना देखने को मिलेगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं 36 पर। 36 को देखो ध्यान से। 36 में क्या बोला है? 36 में बोला है कि 4 प्लेट्स दे रखी हैं। आप ऐसे बना लो इनको चारों को, कि चारों प्लेट्स जो हैं वो हमको सर दे रखी हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ डायग्राम इन चारों का, 1 2 3 और 4, ये चारों प्लेट्स आपको दे रखी हैं। अब आपसे बोला गया है कि आप इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है भाई, मिला दिया। यहाँ पर आपने सेल लगा रखा है, तो एक काम करते हैं, आपसे इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए बोल दूं, इसको भी बोल दूं, फिर ए और बी के बीच में सेल लगा दूंगा बाद में, ठीक है ना। अगर ए वोल्ट इस पर है तो इस पूरे पे ए वोल्ट आएगा, इस पर बी वोल्ट कहूँ तो इस पूरे बी वोल्ट आएगा। मतलब इसको मैं कह दूं ए वोल्ट है, इस पे पूरे पे बी वोल्ट है। इसके ऊपर क्या है, नया कुछ मान लेते हैं सी वोल्ट, इस पर भी क्या हो जाएगा सी वोल्ट। तो अब एक नया कैपेसिटर जो है, सॉरी, इससे आप कैपेसिटर के पूरा सर्किट बना सकते हैं। इधर देखो, ये आप ए वोल्ट मान लें, ये यहाँ पर बी वोल्ट है और कुछ नया वोल्टेज जो था वो सी वोल्ट यहाँ पर है। ये किसके बीच में है? सी और ए के बीच में। तो सी और ए के बीच में आपने एक कैपेसिटर बना दी। ये किसके बीच में? ए और सी के बीच में। तो ए और सी के बीच में आपने बना दिया। ठीक है भाई, ये किसके बीच में? सी और बी के बीच में। तो ये कुछ ऐसे बन गया, और ए और बी के बीच में आपको एक सेल लगाना था, वो आपने लगा भी दिया। ये देखो ई वोल्ट का। और आपसे शायद ये चार्ज पूछा था कि कितना चार्ज यहाँ से जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? सर देखो, ये कैपेसिटेंस सी मान लो, कैपेसिटेंस सी मान लो, इसको भी सी मान लो थोड़ी देर के लिए आप। तो ये क्या बन जाएगा? 2C, और ये सी, तो कितना बन जाएगा? 2C/3। भाई इन दोनों का आप नेट करेंगे तो पैरेलल में तो 2C बनेगा ना, और ये सी आएगा तो क्या बन जाएगा? 2C/3। तो Q = CB से C क्या बन जाएगा? 2C/3, और E क्या इतना। लेकिन हमको पता है कि C की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर 2/3, E को एक तरफ कर लो, और C की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं आप? A/0/D। तो इसका आंसर आपको इतना देखने को मिलेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37 पर। देखिए 37 जो है उसमें क्या बोला है? 37 में बोला है कि कैपेसिटर की 2 प्लेटें हैं। समझो, एक कैपेसिटर है, उसकी 2 प्लेटें आपको दे रखी हैं। आप कहेंगे सर दोनों प्लेटों के बीच एक मीडियम भी भर रखा है। सोचो अभी अगर इनके बीच मीडियम ना होता तो इनकी कैपेसिटेंस आप कितनी लिखते? आप वो लिखते आप A/0/D, इतने आप लिखते। अब आपने इसके बीच में एक मीडियम एंटर करवा दिया, लेकिन ये मीडियम क्या है? कंडक्टर है, जिसका K की वैल्यू या εr की वैल्यू आप कुछ भी कह लीजिए, वो कितनी है? इनफाइनाइट है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सर फिर इसमें नेट कैपेसिटेंस अगर हम निकालने बैठेंगे, इसकी विड्थ आपको दे रखी कितनी? D/2, और इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी इन प्लेटों के बीच में? D। तो आप इसकी कैपेसिटेंस जो कहते हैं वो कहते हैं A/0/D-D/2, मतलब जो स्पेस वाला पार्ट है, अपॉन में मीडियम 1 एयर है ना, सॉरी वैक्यूम है ना यहाँ पर, तो 1 चल रहा है, प्लस जहाँ पर ये इनफाइनाइट वाला आ जाएगा वो क्या है? D/2 में कितना है? इनफाइनाइट है। तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 0। तो ये कितना आ जाएगा? 2A/0/D। आप इसमें कह सकते हैं कि ये मीडियम डालने के बाद कैपेसिटेंस है और ये मीडियम डालने से पहले कैपेसिटेंस है। इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। आपसे शायद इसने यही पूछा है, 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 37। फिर बढ़ते हैं 38 पर। 38 में क्या दिया है? 38 में आपसे दे रखा है इसने 2 चार्ज, और दोनों चार्ज की डिस्टेंस भी दे रखी है। तो आप समझें कि जैसे मैंने ये बना दिए दोनों चार्ज, एक पॉइंट P दे रखा है जो वेरिएबल है। एक चार्ज यहाँ पर है Q, एक चार्ज यहाँ पर है Q, और इनके बीच का जो गैप है ये A का है, ये भी A का है, और जो पॉइंट P है कुछ यहाँ पर देखो जो कि वेरी कर रहा है, मतलब पॉइंट P जो है वो यहाँ पर है। इसके लिए जो R नहीं वेरिएबल है। तो मैं पॉइंट P पर आपसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहूँ तो कम से कम उसको कैलकुलेट तो करें कैसा बन रहा है। देखो अगर मैं आपसे कहूँगी थीटा एंगल मैंने मान लिया, तो आप क्या कहेंगे कि सर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ पहले यहाँ पर, फिर इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो। आप देखेंगे कि ये एंगल भी कितना आ रहा है? थीटा आ रहा है। और अगर ये थीटा है तो सिमेट्रिक के लिए भी थीटा बनेगा, तो ये एंगल भी कितना है? थीटा है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा ना, ई बोल दूं, इसके कारण भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। वैल्यू वाइज बराबर है, डायरेक्शन दोनों के अलग अलग है। तो आप कहेंगे सर इनका कंपोनेंट कर लो,
तो ऊपर की तरफ जो आएगा नेट वो आएगा 2E साइन थीटा, और E कोष्ट आपस में कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P के लिए है वो इतना मिलेगा आपको। E की वैल्यू हमको पता है, हाँ बिल्कुल, E की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू और आर कितना है ये बताओ, डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, रूट तो कट जाएगा स्क्वायर से। तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू पुट कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो हमको देखने को मिलेगा वो क्या, 2E की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो ई पी की जो वैल्यू है फाइनली वो क्या मिल गया आपको, 2 KQ R अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये एक फंक्शन बन गया, ई जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वो आर का फंक्शन है, जिसका ग्राफ आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, सॉरी ऐसे देखने को मिलेगा आपको, आर की वैल्यू 0 पर कुछ ऐसे। तो आपको सिर्फ एक तरफ वाला बनाना था, मतलब आर और ई के बीच ग्राफ बनाना था वो, ये देखो इतना वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ऑप्शन में भी दे रखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं 39 में। 39 जो है उसमें क्या बोला है, 39 में बोला है सर कि एक स्क्वायर है और उसके ऊपर 4 चार्ज रखे हुए, हम बना देते हैं एक स्क्वायर, ये स्क्वायर ले लिया हमने और इसके ऊपर हमने 4 चार्ज रख दिए, ये रख दिया एक Q, ये हो गया अगेन Q, और एक Q यहाँ पर है और 3Q यहाँ पर है। तो आप इस 3Q को आप 3 टुकड़ों में अप्रोच कर लो, कैसे, एक माइनस का Q इसके साथ डायपोल बना दे, एक माइनस का Q इसके साथ डायपोल बना दे, और एक माइनस का Q इसके साथ डायपोल बना दे, समझे। मतलब कि आप कहेंगे इसके साथ डायपोल बना दे ऐसे, ठीक है। लेकिन ये P डैश नाम देंगे कि इनको बराबर बराबर क्यों बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस बराबर है और सब कुछ, तो ये वैल्यू वाइज बराबर रहेंगे, डायरेक्शन उनकी अलग अलग रहेगी। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या बनेगा, देखो P की वैल्यू तो आएगी कितनी, Q इंटू ए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, और P डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, Q इंटू रूट 2a, ठीक है। तो आप इन सब का P नेट चाहते हैं तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो इन दोनों का नेट कितना आएगा, देखते हैं रूट 2p। सोचिए दो वेक्टर अगर 90 डिग्री के ऊपर और बराबर वैल्यू को तो रूट 2p बनेगा ना इनका, तो रूट 2p तो वो बन जाएगा, ये P डैश इधर था ही पहले से, तो ये कितना था, रूट 2QA था। P की वैल्यू पुट कर दो तो रूट 2QA, दोनों बराबर हो गए वैल्यू वाइज, ऐसे देखो। तो क्या आंसर आएगा इसका, 2 रूट 2Q इंटू ए, इतना आंसर इसका आ जाएगा 39 का। आगे बढ़ते हैं नंबर 40 में, 40 में, ठीक है। देखिए 40 में क्या करना है कि कैपेसिटर है उसको 10 माइक्रोफैराड उसकी कैपेसिटेंस दे रखी है आपको, है ना, और 50 वोल्ट से इसको आपने चार्ज किया, समझो ये कैपेसिटर है और आपने इसको चार्ज कर दिया किसके साथ में, 50 वोल्ट लगा के, 50 वोल्ट लगाकर, है ना। इस पे कैपेसिटेंस दे रखी है तो आप क्या कहेंगे, Q इक्वल टू CV लगाएंगे ना सर हम, तो V दे रखा है 50 और C दे रखा है इतना 10, तो कितना जाएगा ये 500 माइक्रोकुलाम आ जाएगा, इतना चार्ज है इस प्लेटों पर, है ना, इस पे प्लस का और इस पर माइनस का। लेकिन अगर इसने कहा कि अपने एक प्लेट को 200 माइक्रोकुलाम और दे रहे हैं, तो आपको पता है जब इसको आप चार्ज बांटेंगे ना तो 100 माइक्रोकुलाम इसको इधर मिलेगा और 100 माइक्रोकुलाम इसको इधर मिल जाएगा, मतलब ये 600 हो जाएगा इस पे टोटल। अगर हमें जो हमको इनसाइड वाले से मतलब होता है ना कैपेसिटर में, तो ठीक है, तो हम क्या कहेंगे जो इनसाइड है ना ये हो जाएगा 600 माइक्रोकुलाम, तो इधर वाला कितना जाएगा -600 माइक्रोकुलाम इनसाइड वाला चार्ज। तो आप कहेंगे ठीक है सर हम समझ गए, तो आप इसमें इसको Q इक्वल टू CV के बराबर दोबारा से लिख के नया चार्ज क्या जाएगा Q डैश, जिसको आप क्या कहेंगे 600, C वही 10 और V आपको नया वोल्टेज निकालना था तो कटेगा, तो V कितना जाएगा 60 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं 41 में। 41 में बोला है कि एक 12 लेंथ की एक रोड है,
इस पर एक चार्ज दे रखा है आपको Q, और इसको एक अपन किसके अंदर फिट कर रहे हैं, क्यूब बॉक्स के अंदर। समझो जैसे एक क्यूब बॉक्स ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल ये क्यूब बॉक्स है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक रोड को सेट कर रहे हैं। देखो ये 41 वाला क्वेश्चन है। तो मैं आपसे कहूँ कि हमने क्या किया, एक रोड ले ली जैसे ये ऐसे, इसकी लेंथ तो 12 है, लेकिन इसके सेंटर पे एक एंड है इसका, क्वेश्चन में बोला देखो। तो आप एक बात नोटिस करें, इसने कहा मिनिमम फ्लक्स, तो आप इसको ऐसे रखेंगे तभी मिनिमम फ्लक्स आएगा। अगर आपने तिरछा रख दिया तो ज़्यादा ही रोड अंदर रह जाएगी, इसके अंदर चार्ज ज़्यादा आ जाएगा फिर। तो आप कहेंगे हाँ सर ऐसी कंडीशन मिनिमम फ्लक्स मिलेगा, और वो क्या मिलेगा, क्यू इनक्लोज या क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अंदर चार्ज कितना है, ये लेंथ कितनी है अंदर, ये पूरी रोड की यहाँ तक, ये लेंथ सर अंदर की तरफ है, ये आ जाएगी। ये पूरी इसकी साइड कितनी है क्यूब की, L साइड है, तो ये लेंथ कितनी जाएगी, L/2। तो आप क्या कहेंगे, जब इसकी लेंथ 12 थी रोड की, तब इस पे चार्ज कितना था, Q, तो 1 होगी तो कितना होगा, Q/12। जब इसकी लेंथ L/2 होगी, तब इस पे चार्ज कितना आएगा, Q/12 इंटू L/2 चार्ज आएगा सर। तो L से L कैंसिल, कितना है, इससे Q/4 चार्ज है, मतलब ये अंदर तो नहीं, Q/4 चार्ज है सिर्फ, Q/4। तो आप क्या कहेंगे, Q/4 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो यह जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट। इतना आंसर हमको देखने को मिलेगा, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। ओके, आगे बढ़ते हैं 42 में। 42 तो क्वेश्चन है, उसमें आपको एक ऐसे रोड दे रखी है, देखिए ऐसे एक रोड दे रखी है। अब आप समझें कि जब ये रोड ऐसे कर रही है, मोशन कर रही है पूरा, मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कंसीडर नहीं करना। देखो सबसे लास्ट में एक लाइन दे रखी है, मैग्नेटिक फोर्स कंसीडर ना करें, मतलब इसमें अपन जो है वो डैम्पिंग नहीं कंसीडर करेंगे। अब हम कहें कि अगर ये रोड को यहाँ से आपने छोड़ा, समझो बात को, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे होने तक इसमें कितना ओमेगा आ जाएगा, वो निकाल सकते हैं क्या अपन। मतलब कुछ टाइम बाद ये रोड ऐसी कंडीशन में जाएगी, ये छोटे ऑसिलेशन कर रही है थीटा नोट के साथ, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, अपन पहले टॉर्क निकालते हैं इसके ऊपर। टॉर्क जो निकालो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इस पर नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और आप कहेंगे सर देखो mg लग रहा है तो इस पे फोर्स पे परपेंडिकुलर ये इतना बनेगा, तो टॉर्क जो आएगा ना सर ड्यू टू mg, वो आएगा फोर्स और फोर्स पे परपेंडिकुलर, ये है L/2 cos और L/2 sin, तो आ जाएगा L/2 sin थीटा। ये आ जाएगा सर टॉर्क इस कंडीशन में। तो हम कहेंगे अगर टॉर्क निकाल लिया और थीटा अगर छोटे स्मॉल हैं, ये थीटा स्मॉल दे रखे हैं आपको, पढ़ो क्वेश्चन में, तो ये स्मॉल अगर है तो इसको हम कह सकते हैं कि साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा mg/L/2 इंटू थीटा। और रिस्टोरिंग है, अगर इसको रिस्टोरिंग कहोगे तो आप माइनस भी अपनी मर्जी से लगा सकते हो, रिस्टोरिंग टॉर्क नाम बोलकर, ठीक है। आपने एंगुलर सिस्टम में पढ़ रखा है कि रिस्टोरिंग जो टॉर्क होता है वो होता है -c थीटा। इसे हम कंपेयर करें तो हमारे इस ये वैल्यू जो है वो सी के काम कर रही है, सी का काम। और हम टाइम पीरियड में पढ़ा करते हैं 2π/I/c, इतने टाइम पीरियड से ऑसिलेशन करता है। या फिर ओमेगा कहूँ तो क्या आ जाएगा, c/I। तो मतलब ओमेगा तो निकाल ही सकते हैं ना कम से कम अपने यहाँ पर। अपन सी की वैल्यू कितनी है, mg/L/2, और आई कितना आ जाएगा उस रोड का, ml²/3। एक एंड के सापेक्ष ये ऐसे करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ml²/3। m से m कैंसिल हो जाएगा, एक l से l भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा फाइनल यहाँ पर 3g/2l। इतना ओमेगा आया इसका, सिर्फ इतने ओमेगा से ये ऑसिलेशन कर रहा है। सोचो जब ये बिल्कुल यहाँ पर नीचे है यहाँ पर, तब इसका ओमेगा सबसे ज़्यादा रहेगा उस कंडीशन में। मतलब मैं आपसे कहूँ कि मैक्सिमम जो इसकी स्पीड है, जैसे आप याद करो, आप ऐसे में पढ़ते हो यहाँ पर -a और a, और यहाँ पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, वो होती है a ओमेगा। सिंपल जो रेखीय एसएसएम होता है स्टेट में, ठीक है ना, तो उसमें हम देखते हैं कि -a और a के बीच में एसएसएम करता है, और यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड होती है मीन पोजीशन पर a ओमेगा। ऐसे अगर मैं आपसे मैक्सिमम स्पीड के लिए बात करूँ मैं, ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर वो थीटा नोट इंटू, मतलब इसका आयाम जो है एंगुलर में वो थीटा नोट है। तो आप इसमें कह पाएंगे कि सर इसकी तो देखो एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं तब वहाँ से ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। एक्जैक्टली पूछना क्या जाता है अपन से। पहले ऑप्शन में चलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा बोले इसने मैक्सिमम एंगुलर स्पीड बोली है, तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड जो है वो आप क्या करेंगे, थीटा नोट, जैसे ए ओमेगा है वैसे क्या करेंगे थीटा नोट इंटू ओमेगा, तो वो ओमेगा आपको दे रखा है इतना, तो ये भी बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड में बोला है कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट। अब करंट कब, जब ये बिल्कुल ऐसे हो चुका है, नहीं समझे, तब इसमें आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है ये, तो आप इसमें कहेंगे सर इसमें करंट जो है इस टाइम मैक्सिमम इंड्यूस होएगी और वो करंट आएगी VBL/R। याद करो, सॉरी VBL/R नहीं, ये रोटेशन कर रहा है तो रोटेशनल ईएमएफ बनेगा, मतलब जो करंट आएगी वो आएगी 1/2 B⍵L²/R। इससे निकालते हैं अपन करंट। याद करो, रोटेशनल ईएमएफ अगर हो रहा है इसका, सॉरी रोटेशनल मोशन हो रहा है इसका, तो उस टाइम जो ईएमएफ इसके टर्मिनल पे मिलेगा वो आपको 1/2 B⍵L² मिलेगा, और R इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर इस सर्किट का पूरे का, जिसमें आपने इसको जोड़ रखा है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह लगा रखा होगा, इसका रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो आप समझिए कि जब ये बिल्कुल ऐसे वर्टिकल हो जाएगा उस टाइम इसकी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगी, और मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगी उसी टाइम इसमें मैक्सिमम करंट भी मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा। ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ से उठा के पुट करेंगे, ठीक है, लेकिन थीटा नॉट मल्टीप्लाई करते हुए, क्यों, क्योंकि हमें एंगुलर वेलोसिटी पुट करनी है यहाँ पर, एंगुलर फ्रिक्वेंसी नहीं, तो ये इसमें थीटा नॉट से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, तो आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम करंट है वो मिल जाएगी। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, और फोर्थ ऑप्शन जो वो गलत है। हमसे इसने क्वेश्चन में गलत ही पूछा है, तो हम क्या कहेंगे, फोर्थ इसका ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा, लेकिन इसमें जो बाकी ट्रू स्टेटमेंट है वो 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा, और इसने पूछा अपन से गलत, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 43 में। देखिए 43 में क्या करना है, 43 में क्या बोला है कि अपन से वायर है 2.5 एम्पियर करंट बह रही है एक वायर में, दूसरे में करंट पता नहीं है, और एक पार्टिकल जो है प्रोटॉन, उसकी स्पीड दे रखी है 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, उससे फोर्स भी बता रखा है इसने। देखिए क्या करना है, ऐसे कुछ है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक इसमें करंट है 2.5 एम्पियर करंट इसमें बह रही है, यहाँ पर इसमें ये करंट है I, और यहाँ पर दे रखा आपको प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है वो 2 मीटर दूर है इससे और 3 मीटर दूर है इससे। तो एक बात बताओ, इसमें करंट बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आएगा, तो आप कहेंगे सर दो करंट की डायरेक्शन हम थंब कर देते हैं और ऐसे देखते हैं ऊपर की तरफ, इसके कारण भी ऊपर की तरफ ही आएगा, मतलब दोनों की वजह से हम कहें यहाँ पर दोनों की वजह से जो हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी वो किधर मिलेगी, ऊपर ही मिलेगी, ऐसे और ऐसे। हम कह सकते हैं एक आएगा B1 और एक आएगा B2। B1 हम लिख पाएंगे क्या, μ0 2.5/2π5, देखिए, और B2 हम क्या लिखेंगे, μ0 I/2π2। हमने B1 B2 लिख लिया, हमें पता है कि चार्ज इधर की तरफ जा रहा है हमारा V स्पीड से, तो हम क्या कहेंगे, हम फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं सर, QVB sin थीटा, मैग्नीट्यूड इतना होता है, थीटा की 90 डिग्री चल रही है, आप समझते हैं कि V और B के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री चल रहा है यहाँ पर, तो QVB बन जाएगा, फोर्स दे रखा है हमको कितना, 1.6 × 10⁻⁻20 न्यूटन। Q प्रोटॉन है तो 1.6 10⁻⁻19 चार्ज के बराबर, सॉरी इलेक्ट्रॉन के बराबर। V जो है इसका दे रखा होगा आपको 2 × 10⁵, ठीक है ना। B टोटल B कितना जाएगा, इन दोनों का एडिशन कर दोगे आप, मतलब μ0/2π तो कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 2.5 / 5 और ये I/2, ये हो जाएगा नेट B, ठीक है भाई। इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे आपको आपकी करंट की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 4 एम्पियर रहेगी। ओके, ये हो गया आपका 43। अब आगे बढ़ते हैं 44 में। 44 में क्या बोला है, 44 में बोला है कि एक सर्किट है और उस सर्किट में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों दे रखे हैं। देखिएगा, मैं आपसे कहूं
ये हो गया कैपेसिटर, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी अपन को लगाना है। सेल सॉरी एसी सोर्स दे रखा है, ठीक है भाई। हाँ देखिए यहाँ पर एसी सोर्स दे रखा है, यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस लगाना है। रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम का है। कैपेसिटेंस जो है उसके वैल्यू नहीं दे रखी है, हमको इसने फेज डिफरेंस 53 डिग्री का दिया है और V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी दिया है। ये देखो इस बार ये पैरेलल में है, आप इसका फेजर बनाएंगे तो दोनों में आप कहेंगे सर देखो आप इसमें वोल्टेज इधर बना दो, अगर रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज और करंट क्या रहेंगे, सेम डायरेक्शन में रहेंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें IR जो है ना IR वो आपको इधर ही देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि कैपेसिटर में करंट जो है वो आगे होती है, तो इसमें अगर करंट यहाँ पे मैं शो कर देता, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल I डैश, इसमें शो की हुई है I1 और इसमें करंट शो की हुई है कितनी I, तो इसको मैं I करंट कह दूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा IR लिखने के बजाय। ये V है, ये I1 लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन के अंदर। देखिए सर I तो नेट करंट है, I कैसी करंट है, नेट करंट है, उधर की तरफ दे रखी है इसने। देखिए आप क्या कहेंगे कि सर आप कैपेसिटर में जो है वो करंट हमेशा आगे बनाते, तो I डैश जो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। I डैश, ये I डैश को शो किया है मैंने। हम जानते हैं कि I डैश और I इन दोनों का नेट, I डैश का और I1 का जो नेट है वो ही आपकी करंट कौन सी है, करंट I है आपके पास। और ये जो एंगल है वो आपको दे रखा है 53 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि tan 53 डिग्री जो आएगा ना सर वो आएगा I डैश अपॉन I1। क्या हम I डैश और I1 लिख सकते हैं क्या, कैसे, I डैश को लिख सकते हो आप VRMS बाई XC और I1 को लिख सकते हो आप VRMS अपॉन R। जब यहाँ पुट करेंगे तो VRMS से VRMS कैंसिल हो जाएगा, XC आपको निकालना था। या फिर आप समझे कि आपको इसने 1/ωc की वैल्यू पूछी है ना, तो अगर आपकी XC की वैल्यू हो जाएगी तो वही क्या होती है 1/ωc होती है। मतलब आप समझिए कि आपको रेजिस्टेंस वगैरह सब दिया है, तो आगे कैलकुलेशन नॉर्मल सी है वो हो जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं 45 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 जो है उसमें क्या दे रखा है आपको, एक लूप है ऐसा, इस लूप में आपको इसने ऐसे एक वायर दे रखा है, ठीक है भाई। और ये इसका सेंटर, इसकी लेंथ ये 12 है और ये लेंथ कितनी है L। इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हमें निकालना हो, यहां पर इसने F दिया है और यहां पे इसने इसको पूरे को इसने A F B C ये E और ये D ये दिया है आपको। आपसे इसने कहा कि AD और AF में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका रेशियो क्या होगा, इसने आपसे ये पूछा। आप जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर मैं कहूँ E1 पहले AF के लिए, तो आप क्या कहेंगे d∅dt, जिसके अंदर आप इसमें कहेंगे कि सर यहां से हम कैलकुलेशन जब करते हैं तो अपन को क्या मिलेगा, ये एरिया और dB/dt। एरिया इसका कौन, एरिया कौन सा वाला, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ऐसे इसको एक पूरा का पूरा लूप ले लिया मैंने और इसके अंदर B बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप इसमें कहेंगे कि जो B है उसकी जो रेट है उसने दे रखी है अल्फा, ये तो आपको अल्फा दे रखा है सर, सॉरी ये आपको कितना दे रखा है, इसने अल्फा दे रखा है। तो एरिया के हिसाब से देखो इसमें इंड्यूस नहीं होगा, इसमें इंड्यूस नहीं होगा क्या ईएमएफ, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा AF वाले पोर्शन में।
क्योंकि आप जानते हैं कि वो डायरेक्शन जो है वो जो इंड्यूस ईएमएफ की है वो पूरा सर्कुलर बनती है, तो इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स वो सेपरेट हो जाएंगे, इसमें नहीं होंगे, इसमें नहीं होंगे। अगर ये कंडक्टिंग होती तो, मतलब इसको कंडक्टिंग समझ रहा हूँ मैं, वायर, तो ये वायर बना दी, इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे सर्कुलर होते हैं ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर कोई अलग नहीं हो पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, ना इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा एएफ में। तो आप कहेंगे सर कि पूरे लूप के लिए आपने ऐसे बता दिया, तो आप इसमें कहेंगे कि इसका E1 वाला पोर्शन है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस जो है वो इसका हो जाएगा ये, और ये कितना है L, और हाइट कितनी ये, और ये कितना जाएगा L/2, और वो अल्फा चल ही रहा था, तो E1 इतना मिलेगा। E2 जो है इसके लिए बात करोगे तो इसको भी आप क्या कर दोगे, कंडक्टिंग वायर समझ लो। देखो जैसे इसको कंडक्टिंग वायर समझ लिया, इसको समझ लिया आपने, इनके अंदर आपको देखो, आप नोटिस करोगे कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स अलग नहीं हो पाएंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है ना वो अलग नहीं हो पाएंगे, मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा इनको, अगर कंडक्टिंग समझते हो तो वो इसी के बराबर आएगा पूरे लूप का जो नेट है। और वो आपको यहाँ से ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, तो इसका जो एरिया है, मतलब इस वाले पार्ट का जो एरिया है जो मैं बना रहा हूँ डॉट में ऐसे, ठीक है ना, वो क्या बन रहा है, देखो देखो ये बनेगा सर 1/2 बेस L, और हाइट जो है ये भी L, ठीक है ना, और dV/dt कितना अल्फा। तो आप इसमें पहले AD चाहते हैं ना, तो AD वाला पोर्शन दिए है, मतलब E2/E1 चाहते हो आप, तो आपको मिल जाएगा ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, L से L कैंसिल, तो ये आ जाएगा यहाँ पर अल्फा से अल्फा भी कैंसिल, तो ऊपर आ गया 1/1/2, तो ये आ जाएगा 2। तो आप कहेंगे सर E2/E1 जो है हमको 2:1 देखने को मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नंबर 46 में चलते हैं। 46 में क्या हो रहा है यहाँ पर देखिएगा, ये ऐसे है, आप कहेंगे सर देखो एक चार्ज कहाँ पे रख रखा है आपने, कुछ यहाँ नोटिस करें, चार्ज आपने यहाँ रख रखा है। अब ये चार्ज की वैल्यू जो Q है उसके कारण ये जो कंडक्टिंग है इसमें इंड्यूस चार्ज भी होएगा, चार्ज इस पे इंड्यूस होगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चलेगा। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि सेंटर पर इंड्यूस के कारण जो है वो कोई भी फील्ड नहीं रहेगा, वो जीरो जाएगा इंड्यूस की वजह से। लेकिन हमसे इसने पॉइंट P पर बात करने के लिए कहा है। अब पॉइंट P पर हम देखें, पॉइंट P पर हम देखें तो ये R' डिस्टेंस पर और ये R पर है, तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल आएगा ना वो एक तो आएगा उस चार्ज की वजह से और एक आएगा इंड्यूस चार्ज की वजह से जो इसके ऊपर होने वाला है, इस माइनस के माइनस और यहाँ प्लस ऐसे कुछ। अब आप कहेंगे कि सर पॉइंट P पर हो या O पर पोटेंशियल सेम रहने वाला है, कंडक्टर है, तो O पर पोटेंशियल आप क्या लिखते हैं, O पे पोटेंशियल आएगा सिर्फ, देखो समझो, P पर जो पोटेंशियल है उसको आप O के पोटेंशियल के बराबर लिखने वाले, और O पर पोटेंशियल है कितना, KQ/R है। अब कंडक्टर है तो ये बराबर थे, तो इसमें आप क्या लिख दो, यहाँ पर KQ/R लिख दो। आप VQ जो है इस पॉइंट पर वो तो क्या लिखेंगे, KQ/R' लिखेंगे ना, और आप इंड्यूस का तो चाहते ही हो, ये तो आपका टारगेट ही है, तो V इंड्यूस क्या मिलेगा आपको, KQ आप कॉमन ले लेंगे 1/R माइनस 1/R', इतना आपको इंड्यूस पोटेंशियल मिल जाएगा। इस चार्ज की वजह से जो यहाँ पर इंड्यूस हुए ना, उस इंड्यूस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिल जाएगा, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पोटेंशियल, ठीक है ना, इसका आंसर आ जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं 47 में। देखिए 47 में क्या दे रखा है, 47 में आप नोटिस करें तो आपको इसने ऐसे और ऐसे दो इनफाइनाइट वायर दे रखे हैं, ये इनफाइनाइट तक है भाई, ऐसे आगे तक, मतलब ये इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक चल रहे हैं, ऐसे ही आगे तक जाएगा, और ये भी इधर इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है सर, इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक। आप एक बात समझे कि ये पॉइंट O है, आप क्या कहेंगे कि सर ये डिस्टेंस आपने A दे रखी है और ये डिस्टेंस भी आपने A दे रखी है, इस पर चार्ज है -λ और इस पे चार्ज है प्लस का λ। आपसे बोला गया कि पॉइंट E पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कमेंट करें आप, पॉइंट E जो है ना O, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इस पे अपन को बात करनी है। तो एक बात बताओ, आप जैसे इसके कारण बात कर लेते हैं, यहाँ से कुछ x पे जाओ,
x पे जाके एक छोटा एलिमेंट ले लो dx, इसका जो चार्ज हो जाएगा ना वो d क्यों हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा लैम्डा इंटू dx। लैम्डा को जिस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे वहां का वो चार्ज दे देता है, आपको पता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर की तरफ आएगा ना इस पे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा d, उसको आप क्या लिखेंगे k q बाई एक्स स्क्वायर। तो k को k रहने दीजिए, d की वैल्यू क्या बन जाएगी लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, इसको मैं कह देता हूँ 1 बोल देता हूँ पूरे को, तो E1 नाम देते हैं चलो। तो आप कहेंगे सर जो E1 मिलेगा ना हमको वो मिलेगा k लैम्डा माइनस 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन कर दिया कहाँ से कहाँ तक, ये इसकी वैल्यू जाएगी a से लेके इनफाइनाइट तक, a से लेके इनफाइनाइट तक। तो आप कहेंगे सर देखो इसमें बन जाएगा k लैम्डा बाई a, k लैम्डा बाई a मिलेगा आपको E1। तो सोचो अगर मैं दोनों को देखो माइनस के कारण भी इधर ही आएगा ना, तो इस पॉइंट O पर जो आएगा E1 और E2 दोनों एक तरफ आ जाएंगे, इसके कारण E2 अगर मैं बोल दूँ, ये 2 बोल दूँ, इसको मैं 1 बोल दूँ, तो E1 E2 क्या आएंगे दोनों एक तरफ हो जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे जो नेट आएगा ना गुरुजी वो आएगा E1 प्लस E2, तो ये क्या बन जाएगा 2k q बाई a, 2k q बाई a, और आप k की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और ये a, तो इसे कटेगा तो कितना जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। इतना आपको जो चार्ज है वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 में क्या दिया है देखिए, आपसे बोला गया है कि एक स्प्रिंग सिस्टम दे रखा है और एक रस्सी भी दे रखी है, साथ में एक मास लगा रखा है, और आपसे बोला गया है कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है ना, कितने ही एक्सटेंड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है आपको E नोट आई कैप, लेकिन इसने चार्ज दिया है बहुत छोटा। देखो एक बात समझो, जो इसने सेटअप बना के दिया है हमको कुछ ऐसे, एक रस्सी है, रस्सी के साथ हमको एक मास लटकाना है, यहाँ पर हमको एक स्प्रिंग लेनी है, अभी ये नेचुरल लेंथ में है, प्राकृतिक लंबाई में अपनी, ठीक है ना, और रस्सी की लेंथ आपको L कंसिडर करनी है यहाँ पर। इस पे मास M, हमको पता है कि जब हम यहाँ पर इस पे चार्ज देंगे और सॉरी जब इस पे हम चार्ज देंगे Q, और हम क्या कहेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है E नोट, तो इस पर फोर्स लगेगा QE, लेकिन अपन को स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टल ही कंसिडर करना है ऐसे कुछ, मतलब ये डायग्राम को आपको ऐसे बनाना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अपने आप, इसने पूछा क्या आपसे। देखिए इस पर इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, वो लगेगा सर QE, नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, इस रस्सी में क्या है टेंशन T, तो आप ये T शो करोगे ऐसे, और इधर की तरफ क्या लगेगा kx। आपने क्या कहा कि सर मान लेते हैं कि इसने वर्टिकल से कितना एंगल बना लिया, थीटा एंगल बना लिया, तो इसको मैं थीटा कह दूंगा, तो ये भी क्या बन जाएगा थीटा बन जाएगा। अब एक बात आप समझें कि क्या ये x की वैल्यू नहीं है क्या, नोटिस करें यहाँ पर हमको अगर इसमें ध्यान से देखें तो ये पता चल गया है कि ये इतनी एक्सटेंड हो गई है, मतलब ये जो वैल्यू है वो टोटल x के बराबर है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक आ चुकी ना, ये थीटा बहुत छोटा एंगल है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल। अब आप क्या कहेंगे कि सर फोर्स बैलेंस कर दो सिंपली, क्या बन जाएगा यहाँ पर T cos थीटा जो ऊपर आएगा वो बैलेंस होगा mg से, तो T cos थीटा तो बराबर आ जाएगा किसके mg के, इक्वेशन नंबर 1। और इधर की तरफ क्या आएगा इसका कंपोनेंट T sin थीटा, और kx भी तो है इधर, प्लस kx इक्वल्स टू QE। हम यहाँ से T की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा देखिए, हमको मिलेगा mg बाई cos थीटा, mg बाई cos थीटा इस T की जगह इंटू में sin थीटा प्लस kx इक्वल्स टू QE। यहाँ से बन जाएगा mg tan थीटा, kx इक्वल्स टू QE। हमको पता है जब थीटा स्मॉल होता है ना, जब थीटा स्मॉल रहेगा तो हम साइन थीटा को हम किसके बराबर ले सकते हैं, थीटा यहाँ पे स्मॉल चल रहा है ऐसे मान लीजिए, आप इसको मिटा रहा हूँ मैं अगेन, थीटा तो अपना स्मॉल है, तो आप क्या ले सकते हैं कि tan थीटा को आप साइन थीटा के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जगह हम साइन थीटा लिख दे रहे हैं,
प्लस के एक्स इक्वल टू क्यू ई। क्या हम लोग साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, ये लेंथ कितनी एल है ना और ये लेंथ कितनी एक्स, तो साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा एक्स बाई एल, तो ये बन जाएगा एम जी एक्स बाई एल प्लस के एक्स इक्वल टू क्यू ई। हमको एक्स की वैल्यू चाहिए थी तो हम कहेंगे सर आ जाएगा एम जी बाई एल प्लस के इक्वल टू क्यू ई। तो जो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, क्यू ई बाई एम जी बाई एल प्लस के। ठीक है, ऐसे इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 49 में क्या दिया आपको, ध्यान से देखें, u अपॉन वी स्क्वायर वर्सेस हमें बनाना है r के साथ ग्राफ। अब एक बात आप जानते हैं कि u को आप ले सकते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, और ये हो जाएगा v, और v को अपन मान लेते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मान लेते हैं फॉर एग्जांपल समझने के लिए, तो हम क्या कहेंगे v को डी लिख पाएंगे सर हम। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये पूरा का जो पूरा कैलकुलेशन है ना, ये कुछ ऐसा हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ई स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ना u अपॉन वी स्क्वायर, वो r के साथ, या इसको d मान लो या r कह लो, यहाँ पर इसने क्वेश्चन में अपन को r दे रखा है x के ऊपर, तो अब इसको r कंसिडर कर लें। मतलब u बाई जो v स्क्वायर है ना, वो प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है एक तरीके से, इस d को मैं r मान रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आप कहेंगे सर फिर तो ये इजीली हो जाएगा, इसमें आप ऐसे और ऐसे, यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो u अपॉन वी स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर r, तो ये ग्राफ हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। लास्ट क्वेश्चन 50 में क्या दिया है आपको कि दो चार्ज हैं Q और 2Q। ठीक है, और एक कंडक्टिंग स्फीयर भी दे रखा है। आपसे बोला गया है कि जब स्विच को हम क्लोज कर दें, इसने क्या बोला कि इनिशियली द स्विच इज एस ओपन, अगर स्टार्टिंग में स्विच ओपन है आपका और जब उसको क्लोज करेंगे तो नेट चार्ज फ्लोइंग आउट ऑफ द स्फीयर, मतलब आपको नेट चार्ज निकालना है जो इसे बाहर निकलने वाला है। देखो एक बात समझो, 50 में क्या दिया है आपको, देखो दो पॉजिटिव चार्ज है Q और 2Q, और x डिस्टेंस पे सेंटर से। आपसे बोला गया है कि जो एक स्फीयर है वो कंडक्टिंग है और उसकी रेडियस r है, स्विच भी दे रखा है, और स्विच को हम पहले क्या कर रखे हैं, ओपन कर रखा है। स्विच को क्लोज करने के बाद में इससे कितना चार्ज गया, ग्राउंड में गया। ठीक है ना, एक बार बताओ, देखो आप इसमें क्या करेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि हमने ये स्फीयर तैयार कर दिया, पहले कितना चार्ज फ्लो कर गया उसने, उसकी बात की है, तो आप कहेंगे कि एक चार्ज कितना है यहाँ पर Q, और एक चार्ज यहाँ पर कितना है 2Q। ये डिस्टेंस जो सेंटर से है वो कितनी है x। पहले चार्ज कितना है अपन 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जब आपने स्विच को क्लोज किया, ये स्विच था, ठीक है ना भाई, आपने स्विच को क्लोज किया तो x चार्ज निकल के चला गया, तो इस पर कितना बच जाएगा फिर माइनस का x। ओके, एक बात समझे, सेंटर वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर इंड्यूस चार्ज का कोई इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा नहीं, उसका मतलब पोटेंशियल आपको इंड्यूस चार्ज के कारण कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, सेंटर वाले पॉइंट पर आप इतना समझते हैं कि जब इसको आपने ग्राउंडेड कर दिया तो इस पे पोटेंशियल 0 जाएगा, इस पे पोटेंशियल 0 है तो इस पे भी पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल निकाल के 0 कर दे और इंड्यूस का इफेक्ट वैसे नहीं मिलेगा, तो सेंटर पे काम करना सही रहेगा। तो आप क्या कहेंगे सर, इसके कारण जो आएगा ना, देखो ये डिस्टेंस कितनी है x, तो इसके कारण जो पोटेंशियल आपको मिलेगा सेंटर पे वो मिलेगा सर आपको KQ/x मिलेगा। ठीक है भाई, इसी कारण कितना मिलेगा K2Q/x मिलेगा। ठीक है, दोनों कर लिया। और इसके कारण क्या मिलेगा KX/r। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है r, हम जानते हैं कि जिस सरफेस पे जितना चार्ज जितना पोटेंशियल होता है उतना ही इसके इनसाइड मिलेगा, तो हमने इतना कर दिया। और सब कुछ कर क्या करेंगे 0, क्योंकि हमने इसको ग्राउंडेड कर दिया, इस पर 0 मान रहे हैं अपन, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये बन जाएगा 3KQ/x इक्वल्स टू KX/r। ठीक है,
यहाँ से हम कह सकते हैं, अच्छा सॉरी ये एक्स इस पर चार्ज मारना सही नहीं रहेगा क्योंकि भी एक्स है ये भी एक्स है। काम कर लेते हैं, इसको अपन क्यू मान ले, इसको क्यू कर लेते हैं ना, तो ये भी क्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्यू लिख देते हैं, ठीक है, ताकि अपन को ये थोड़ा डिफरेंट लगे, है ना। ओके, हमको इसकी किसके लिए निकाली थी, क्यू के लिए निकाली थी, तो क्या बन जाएगा ये 3KQR/X, ठीक है ना। 3KQ, अच्छा K से K तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये K नहीं आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा फाइनली अपना 3QX/R, सॉरी 3Q × R/X, ये आंसर आपको मिल जाएगा। ओके डियर, तो PTRE का फुल अपने सॉल्यूशन देख लिया। ओके, थैंक यू सो मच।